हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वैशाली वसावड़ा। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड टॉपिक में उसकी डेफिनेशन, इंसिडेंस एंड उसके पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारे गायनेक के टॉपिक मैंने डिस्कस किए हुए हैं और वो सभी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इसके अलावा भी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फील करते हो कि स्पेसिफिक टॉपिक समझना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं पता चल रहा है, तो आप उस सभी टॉपिक्स को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उसके रिगार्डिंग हम वीडियो जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। यूटेराइन फाइब्रॉइड जो है वो आजकल बहुत ही प्रिवेलेंट है। आजकल उसके जो केसेस है वो बहुत देखने को मिलते हैं ओपीडी के अंदर। इसलिए इस टॉपिक को थ्योरेटिकली पढ़ना मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो आप अभी पढ़ोगे थ्योरी में वो बाद में आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे, और इस चीज के पेशेंट्स जो है वो आपको बहुत देखने को मिलने वाले हैं अगर आप गायनेक प्रैक्टिस करने जा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देख लेते हैं उसकी। फाइब्रॉइड इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन यूटेराइन ट्यूमर एंड बिनाइन सॉलिड ट्यूमर इन फीमेल्स। यूट्रस जो है, जो गर्भाशय है फीमेल्स में, उसमें जो ट्यूमर होती है जो बिनाइन है। बिनाइन यानी कि वो ट्यूमर जो फास्ट ग्रोइंग नहीं है, जो किसी मैलिग्नेंसी या कोई मेटास्टेसिस स्टेज में नहीं जा रही है, उसे हम बिनाइन कहते हैं। तो उस तरीके की जो ट्यूमर होती है यूटेरस में उसे हम कहेंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड। और आमतौर पे हम साइड के अकॉर्डिंग देखें तो यूटेरस के तीन लेयर है। इनर लेयर जो एंडोमेट्रियल लेयर है, मायोमेट्रियल लेयर है और आउटर सीरोसल लेयर है। तो ये आमतौर पे ये जो फाइब्रॉइड है वो तीनों लेयर में हो सकता है, लेकिन कॉमनली वो सेकेंड लेयर दैट इज मायोमेट्रियम में देखने को मिलता है। दिस ट्यूमर कंप्राइजेस स्मूथ मसल्स एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। के कंटेंट में मेनली क्या होता है, मसल्स रहते हैं और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज यूटेराइन लियोमायोमा, मायोमा और फाइब्रोमायोमा। जैसे कि मैंने बताया कि ये मस्क्यूलर लेयर में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए मायोमा नाम जो है इसके नॉमेनक्लेचर में ज्यादा देखने को मिलते हैं। दैट इज लियोमायोमा, मायोमा और फाइब्रोमायोमा। इंसिडेंस की हम बात कर ले तो 30 जो लाइक 20% ऑफ वुमन है जो जिनकी एज 30 ईयर की है, वैसे पेशेंट्स में फाइब्रॉइड देखने को मिल सकते हैं। जितने भी फाइब्रॉइड के केसेस आते हैं हमारे पास, उस टोटल केस के 100% में से 20% ऐसे होंगे कि जिनकी एज जो है वो 30 रहेगी। और ऐसे में 50% जो है वो एसिम्टमेटिक रहेंगे, यानी कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स ही नहीं होंगे। एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट है और उन्होंने सोनोग्राफी कराई, या मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी है और सोनोग्राफी करा ली, या रूटीन चेकअप के लिए सोनोग्राफी करा ली, तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें फाइब्रॉइड है। द इंसिडेंस ऑफ सिम्टमेटिक फाइब्रॉइड इज 3%, और इस स्पेसिफिक एज में 3% ही चांस है जिनमें सिम्टम्स आ सकते हैं। और खास करके ये सिम्टम जो है, जो इनर लेयर जो है या आउटर लेयर, सीरोसल लेयर और एंडोमेट्रियल लेयर के फाइब्रॉइड में ज्यादा देखने को मिलते हैं। इन कलर्ड रेसेस दैट इज ब्लैक वुमन, डार्क कॉम्प्लेक्शन की जो वुमेन होती है उनमें इसके इंसिडेंस ज्यादा है। जो नली पेरस है और जिनको सिर्फ वन चाइल्ड इनफर्टिलिटी है, यानी कि एक ही बच्चा है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है या बच्चे नहीं है, तो ऐसे केसेस में आमतौर पे ये देखने को मिल सकता है। एंड एज की हम बात करें तो 35 to 45 ईयर के बीच में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पार्थेनोजेनेसिस की हम बात करें तो इट अराइजेस फ्रॉम द नियोप्लास्टिक सिंगल स्मूथ मसल सेल ऑफ मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के किसी भी स्मूथ मसल में अगर कोई नियोप्लास्टिक सिंगल सेल्स है तो उसमें से ये डेवलप होने लगता है। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी जो है वो मेन इसका कॉज हो सकती है। खास करके जो क्रोमोसोम 6 और 7 नंबर का है उसमें रीअरेंजमेंट और डिलीशन, जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उसके जो अलग अलग जो 4 पार्ट होते हैं उनमें से अगर उसका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, या दो क्रोमोसोम में से को मर्ज होते टाइम अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है वो डिलीशन यानी कि वेनिश हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे फाइब्रॉइड जो है वो डेवलप हो सकता है। Somatic mutations in myometrial cells may also cause uncontrolled cell proliferation. So fibroid में क्या होता है, जो सेल होते हैं उसके नंबर बढ़ जाते हैं।
सेल में दो तरीके की एबनॉर्मलिटी हो सकती है, एक हाइपरप्लेशिया एंड हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी जो सिंपल स्वेलिंग एक्सप्लेन करती है, हाइपरप्लेशिया जो ये ट्यूमर और मैलिग्नेंट कंडीशन जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन हो जाते हैं, सेल्स बढ़ते ही जाते हैं स्पेसिफिक साइट पे। तो ऐसा सोमेटिक म्यूटेशंस जब होता है मायोमेट्रियल सेल्स में, तब ये हो सकता है। Then polypeptide growth factors like epidermal growth factor EGF, insulin like growth factor 1 and transforming growth factor TGF stimulates the growth of leiomyoma either directly or via estrogen. तो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में फाइब्रॉइड जो है वो इस्ट्रोजन डिपेंडेंट ही रहते हैं, और थ्रू इस्ट्रोजन ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर है वो लियोमायोमा का ग्रोथ जो है वो एनहेंस करते हैं। आगे है अ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को फाइब्रॉइड है तो हो सकता है पर्टिकुलर फर्दर ऑफस्प्रिंग्स में भी फाइब्रॉइड कंटिन्यू हो सकता है। उसका ग्रोथ कैसे होता है, उसका ये जो ओरिजिन है वो हमने देखा, वो कैसे ग्रो करता है। सो प्रिडोमिनेंटली ये इस्ट्रोजन डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि सारे ग्रोथ फैक्टर आइदर डायरेक्टली और वाया इस्ट्रोजन वर्क करते हैं। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेन उसके इंक्रिमिनेटेड कॉज रहते हैं। क्यों ईस्ट्रोजन डिपेंडेंसी है? अब इसका डायरेक्ट आंसर तो पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी फैक्ट्स है जिसके तौर पे हम ये कह सकते हैं कि फाइब्रॉइड जो है वो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है। जैसे कि ग्रोथ पोटेंशियली इज लिमिटेड ड्यूरिंग चाइल्ड बेयरिंग पीरियड, यानी कि प्यूबर्टी से लेके मेनापोज के बीच में ही इसका ग्रोथ जो है वो पोटेंशियलिटी यानी कि ज्यादा होता है, और उसी टाइम पे ईस्ट्रोजन भी बॉडी में ज्यादा होता है। देन इंक्रीज ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है, तो इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे कंपेयर टू अदर चाइल्ड बेयरिंग एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये ज्यादा पोटेंशियली बढ़ सकता है। दे डू नॉट अक्कर बिफोर मेनार्के, मेनार्के से पहले नहीं, किसी भी केस में अभी तक ऐसा नहीं पाया गया कि किसी को फाइब्रॉइड हुआ हो। और ये हम जानते हैं कि मेनार्के से पहले ईस्ट्रोजन जो है वो डॉर्मेट रहता है या एब्सेंट रहता है बॉडी में। Then following menopause, there is a cessation of growth and no new growth at all. मेनापोज के बाद बिल्कुल ग्रोथ उसका स्टॉप हो जाएगा, नया ग्रोथ नहीं होगा, या तो धीरे धीरे करके वो श्रिंक हो जाएगा विथ यूट्रस। देन फ्रीक्वेंट एसोसिएशन ऑफ एनोव्यूलेशन, और जिनको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है उनको ज्यादा केसेस में यानी कि ज्यादा साइकिल में एनोव्यूलेशन देखने को मिलेगा। और एनोव्यूलेशन की पैथोलॉजी में भी ऐसा ही है कुछ, कि एनोव्यूलेशन के टाइम पे भी ईस्ट्रोजन ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सिस्टम में ज्यादा दिनों तक रहता है। So the growth potentiality is not squarely distributed among the fibroids, which are usually multiple, and some grow faster than other. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी केस में मल्टीपल फाइब्रॉइड है तो उसकी जो ग्रोथ पोटेंशियलिटी है, यानी कि सब एक साथ नहीं बढ़ेंगे। कोई फाइब्रॉइड है जो ज्यादा बड़ा होगा, 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, कोई फाइब्रॉइड सिर्फ 1 सेंटीमीटर का रहेगा। तो इस तरीके से एसिंक्रोनिसिटी के साथ सारे फाइब्रॉइड जो है वो बढ़ते हैं अगर मल्टीपल है। Then overall the rate of growth is slow and it takes about 3 to 5 years for the fibroid to grow sufficiently to be felt in the abdomen. तो ये जो यूट्रस है वो पेल्विक ऑर्गन है, और पेल्विक में से उसे फाइब्रॉइड जो है इतना बड़े कि वो एब्डोमेन के थ्रू हम फील कर सके, उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 साल का टाइम लग जाता है। इसका मतलब कि इसका रेट जो है, ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्लो है। However, the fibroid proliferates during pregnancy or among the pill users. अगर प्रेगनेंसी है तो ये ग्रोथ जो है, जो अभी 3 से 5 साल का बताया है, वो शायद कम भी हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज्यादा इस्ट्रोजन होता है तो ज्यादा इजीली प्रोलिफरेट होगा, जल्दी प्रोलिफरेट होगा। पिल्स यूज कर रहे हैं तो उसमें भी हाई डोज पिल्स खास तौर से, जिसमें ज्यादा इस्ट्रोजन होता है, तो इस्ट्रोजन की वजह से जल्दी उसका ग्रोथ होगा। Then rapid growth may also be due to degeneration or due to malignant changes. 0.1% चांसेस है कि वो मैलिग्नेंट चेंज या मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकता है, तो ऐसे टाइम पे भी ये ग्रोथ जो है वो रैपिड हो सकता है। रिस्क कैसे केसेस में ज्यादा है, तो नलीपेरिटी, ओबेसिटी। नलीपेरिटी यानी कि जिनको अभी तक एज ज्यादा हो गई है लेकिन प्रेगनेंसी प्लान नहीं हुई है, ओबेस है पेशेंट, ओबेसिटी में भी ईस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा रहती है बॉडी में। हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट जैसे कि ओबेसिटी है, या दूसरी कुछ कंडीशन है जिसमें ईस्ट्रोजन जो है वो बढ़ जाता है, जैसे पिल्स यूज कर रहे हैं पेशेंट, या प्रेगनेंसी की कंडीशन है।
देन अ ब्लैक वुमन, जैसे कि हमने इनिशियली इंसिडेंट्स की स्लाइड में देखा. देन मल्टी पैरिटी, अगर सेम चीज है नलीपैरिटी और या तो मल्टी पैरिटी बहुत ही ज्यादा, यानी कि मोर देन 3 to 4 प्रेगनेंसीज. देन स्मोकिंग, स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है फाइब्रॉइड के लिए. सो नेक्स्ट जो इसके हम फर्दर जो सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे फाइब्रॉइड के टाइप्स के बारे में इन डिटेल. So thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends. Thank you.